जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका दिव्या इंस्टीट्यूट में। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है। मतलब पौधों में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या होता है, उसे को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अब आज पढ़ेंगे कि जंतुओं में न्यूट्रिशन की प्राप्ति कैसी होती है, मतलब जंतुओं में पोषण कैसे होती है। इसके बारे में आज पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए टॉपिक का नाम डालते हैं कि न्यूट्रिशन इन एनिमल। क्या न्यूट्रिशन इन जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण। आज की क्लास में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जंतुओं में पोषण कैसी होती है। सबसे पहले पेड़ पौधे में पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। मतलब स्वपोषी का मतलब क्या हो गया, तो वैसे जीव जो अपना भोजन खुद ही बनाता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, स्वपोषी हो गया। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे हो गए इसका एग्जाम्पल। और जंतुओं में पोषण कैसे होते हैं, जंतुओं में अलग क्यों होता है, क्योंकि वो परपोषी होते हैं। परपोषी कहने का मतलब हुआ कि जंतु वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अस्थायी या अस्थायी रूप से किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसको कहते हैं स्वपोषी, मतलब परपोषी। तो सभी जंतु क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। अब जंतु कितने प्रकार के होते हैं, तो जंतु बायोलॉजिकल हिसाब से जंतु दो प्रकार के होते हैं। एक यूनिसेलुलर और दूसरी होती है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब है एक कोशिकीय जीव और मल्टी सेलुलर का मतलब है बहुकोशिकीय जीव। तब सबसे पहले हम यूनिसेलुलर से चालू करते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में पोषण की क्रिया कैसी होती है। एक कोशिकीय जीव जैसे मान लेते हैं अमीबा। अमीबा में पोषण की क्रिया कैसे होती है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है। अमीबा सबसे पहले एक प्राणी संपोषी जीव है और वो एक कोशिकीय जीव है। आइए लिखते हैं अमीबा, साथ साथ लिखते चले कि अमीबा एक प्राणी संपोषी जीव है। एक प्राणी संपोषी जीव है। प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा क्या है, प्राणी संपोषी जीव है और ये एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय, एक कोशिकीय क्या है, जीव। प्राणी संपोषी जीव है और एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार क्या होता है, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता। यह भी लिखते हैं कि अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता। अमीबा का आकार, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता। आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा का आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। इसका आकार ऐसे ऐसे रहता है। ये है अमीबा। तो अमीबा का आकार अगर निश्चित नहीं है तो फिर ये अपना भोजन कैसे करता है। मान लेते हैं कि ये अमीबा है और भोजन की कण, मान लेते हैं यहाँ पर कोई भोजन है। तो अमीबा क्या करता है, भोजन के हिसाब से अपने शरीर को क्या करता है, मतलब अपने शरीर को में उत्पाद की मदद, मतलब निर्माण करता है। ये अमीबा है यहाँ पे, ये अमीबा है, यहाँ पे भोजन रखा हुआ है। तो अमीबा क्या करेगा कि यहाँ अगर जान रहा है कि यहाँ पे भोजन रखा है तो वो उसमें आकार में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। आगे इसको क्या करेंगे, आकार में मतलब उत्पाद का निर्माण करेगा। अगर यहाँ भोजन है तो उत्पाद का निर्माण करेगा। ये अमीबा हो, यहाँ भोजन हो गया। यहाँ दोनों तरफ से सिर और पैर, मतलब सिर और पैर मिलके ये भोजन को क्या कर लेता है, घेर लेता है, भोजन को अपने अंदर डाल लेता है। ये इसी तरह उसका क्या होता है, उसका न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। उस अमीबा में पोषण इसी तरह होता है कि अगर भोजन जहां पर देखता है उस वहां पे जाके वो क्या करता है, फुटपाथ की सहायता से भोजन को अपने अंदर डाल लेते हैं। और इस तरह अमीबा में क्या होता है, पोषण होता है। इसका आकार क्यों नहीं निश्चित होता है, क्योंकि उसके कुटपाद हमेशा बनते रहते हैं और हमेशा बिगड़ते रहते हैं। यहाँ पे जो कुटपाद है, मतलब यहाँ पे जो ये है, वो आगे जाके भोजन के हिसाब से अपने आप चेंज हो जाएगा, मतलब हमेशा परिवर्तन होते रहता है। इसलिए अमीबा का आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है।
अमीबा में भोजन के लिए किसी कोई विशेष अंग नहीं होते हैं, क्योंकि ये फुटपाथ की सहायता से भोजन प्राप्त करते हैं। अमीबा में भोजन के लिए कोई विशेष अंग नहीं मौजूद रहता है, ये फुटपाथ की सहायता से अपनी भोजन प्राप्ति करते हैं। अमीबा में पोषण कैसे होता है? अंतःकरण क्रिया द्वारा, ये भी लिख देते हैं एक पॉइंट। अमीबा में पोषण अमीबा में पोषण अंतःकरण क्रिया द्वारा संपन्न होती है। ग्रहण क्रिया द्वारा संपन्न होती है। संपन्न होती है। तो इस तरह अमीबा में क्या होता है? पोषण प्राप्ति होती है। अब लिखेंगे अब अगला लिखेंगे अमीबा की जगह पैरामीशियम कर देते हैं। पैरामीशियम में क्या होता है? पैरामीशियम में भोजन प्राप्ति कैसे होती है? पैरामीशियम पैरामीशियम में भोजन की प्राप्ति कैसे होती है, मतलब पोषण कैसे होता है? अमीबा एक प्राणी संपोषी जीव था, तो ये भी पैरामीशियम भी क्या है? प्राणी संपोषी जीव। आइए लिखते हैं पैरामीशियम, ये भी एक क्या है? प्राणी संपोषी जीव है। प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा एक प्राणी संपोषी जीव है और पैरामीशियम भी क्या है? प्राणी संपोषी जीव है। ये भी है यूनिसेलुलर, ये भी एक कोशिकीय जीव है। अमीबा भी मतलब ये भी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ये भी एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय क्या है? जीव है। अमीबा और पैरामीशियम दोनों प्राणी संपोषी जीव है और दोनों एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर है। अमीबा का आकार क्या था? निश्चित नहीं था, लेकिन इसका पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। कैसे होता है? ये एक चप्पल की भांति होता है। ये इसका आकार क्या होता है? चप्पल की तरह होता है। इसका आकार चप्पल की तरह, बहुत गंदा बन रहा है। इसका आकार क्या होता है? चप्पल की तरह होता है। ये हो गया इसका अमीबा, मतलब पैरामीशियम। इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार पैरामीशियम का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। आकार क्या होता है? निश्चित होता है। अमीबा में पोषण के लिए कोई विशेष अंग नहीं थे, लेकिन यहाँ पैरामीशियम में पोषण के लिए एक विशेष अंग होती है, जिसको क्या कहते हैं? अमीबा में पोषण के लिए एक विशेष अंग होते हैं, जिसे मुख मुख गुहा कहते हैं। इसका पोषण इसको पोषण के लिए एक विशेष अंग होते हैं। एक विशेष के लिए एक विशेष अंग होते हैं। एक विशेष अंग होते हैं, जिसे मुख मुख क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। जिसे मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा, जिसे मुख गुहा कहते हैं। अमीबा क्या था? अमीबा में कोई विशेष अंग नहीं था, वो फुटपाथ की सहायता से अपना भोजन को ग्रहण करता था। और यहाँ एक पालन पोषण के लिए एक विशेष अंग होते हैं, जिसको मुख गुहा कहते हैं। ये पैरामीशियम का शरीर जो है सीलिया से ढका रहता है। सीलिया बोले तो ऐसे ऐसे छोटे 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 कांटेदार चीजों से क्या होता है? ढका रहता है पूरी शरीर।
ये हो गया पैरामीशियम। मुख गुहा मतलब अभी पैरामीशियम में पोषण क्या होता है, मुख गुहा के द्वारा होता है। ये हो गया एक कोशिकीय जीवों में अमीबा और पैरामीशियम में पोषण किस प्रकार हुए, इसको हम देखें। आगे हम देखते हैं कि मनुष्यों में पोषण कैसे होता है, मतलब हाई लेवल का जो जंतु है जैसे मनुष्य हो गया, उसमें पोषण कैसे होता है, आइए इसको देखने की कोशिश करते हैं। न्यूट्रिशन एलिमेंट, मनुष्य में पोषण कैसे होता है, तो मनुष्य में पोषण के लिए एक विशेष अंग होते हैं जिसको क्या कहते हैं, जिसको आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नाल। मनुष्यों में पोषण के लिए कोई विशेष अंग होते हैं जिसको आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल, लिखिए। इसमें पोषण के लिए एक विशेष अंग होते हैं, इसमें पोषण के लिए एक विशेष अंग होते हैं, पोषण के लिए एक विशेष अंग होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे आहार नाल कहते हैं, जिसे आहार नाल कहते हैं। मनुष्यों में पोषण के लिए एक विशेष प्रकार के अंग होते हैं जिसको क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल की लंबाई क्या होती है, 8 से 10 सेंटीमीटर, 8 से 10 मीटर तक होती है। मतलब आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 सेंटीमीटर तक, 8 से 10 सेंटीमीटर तक आहार नाल की लंबाई। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 सेंटीमीटर। आहार नाल मुख गुहा से लेकर, मतलब यहां से लेकर एनस मल द्वार तक फैला रहता है। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। ये मुख गुहा से मल द्वार तक फैली रहती है। ये मुख गुहा से मल द्वार तक फैली रहती है, मल द्वार तक फैली रहती है, जिसकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है, फैली रहती है। ये हो गया आहार नाल के बारे में। मतलब आहार नाल में मनुष्यों में पोषण के लिए एक विशेष अंग होते हैं जिसको आहार नाल कहते हैं। इसकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। ये मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक फैली रहती है। और आहार नाल, अब देखते हैं मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक फैली रहती है। अब मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक जितने भी प्रकार के अंग मनुष्य में पाए जाते हैं, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे हो गया मुख हो गया, तो मुख में क्या है, जीभ है, दांत है, इसको पढ़ेंगे। फिर गर्दनी पढ़ेंगे, फिर ग्रास नली पढ़ेंगे, फिर छोटी आंत पढ़ेंगे, फिर बड़ी आंत पढ़ेंगे। इस प्रकार से जितने भी आहार नाल का अंग है इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया मुख गुहा। अब लिखिए मुख गुहा। मुख गुहा क्या होता है, स्टार डाल के लिखिए कि मुख गुहा, मुख गुहा, मुख गुहा क्या होती है। मतलब मुख गुहा क्या होते हैं, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, मुख गुहा है। मुख गुहा ये है, उसमें जीभ और दांत मौजूद रहते हैं। मुख गुहा क्या है, आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा जो है ये आहार नाल का पहला भाग है। लिखिए, ये आहार नाल का क्या है, पहला भाग। ये आहार नाल का, यही से भोजन का मतलब पाचन शुरू होता है, मतलब भोजन की पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। ये आहार नाल का क्या है, पहला भाग है, पहला भाग। मुख गुहा क्या है, आहार नाल का पहला भाग है। आहार नाल का पहला भाग है। ये दो, क्या बोलते हैं इसको, दो मांसल परत से ढकी रहती, घिरी होती है। ये
दो मांसल परत से मांसल परत से घिरी रहती है, जिसे क्या कहते हैं, ओट कहते हैं, जिसे लिप्स कहते हैं, जिसे जिसको होठ कहते हैं, मतलब लिप्स कहते हैं। क्या है, आहार नाल का पहला भाग है कौन सा है, मुखवाहिनी। इस ये दो मांसल परत से ढकी रहती है, जिसे ओट कहते हैं। ये मांसल परत जिसे ओट कहते हैं, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा, मतलब ऊपरी ओट और निचली ओट से क्या होती है, घिरी होती है मुखवाहिनी। इसमें क्या होता है, जीभ पाए जाते हैं और दांत पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जीभ तथा दांत पाए जाते हैं, दांत पाए दांत। अब जीव क्या होता है, देखेंगे जीव। जीव क्या होता है, मतलब मतलब मुखवाह की निचली सतह पे, मतलब फर्श पे एक मांसल परत होती है, एक मोटी सी मांसल परत होती है, जिसको जीभ कहते हैं। ये आहार मुखवाह हो गया। इसके फर्श पर ये जो है, ये इसी को जीभ कहते हैं। ये क्या है, मुखवाह के फर्श पर, मतलब फर्श मतलब निचली फर्श पर एक मांसल परत होती है, मोटीदार होती है, जिसको क्या कहते हैं, जीभ कहते हैं। लिखिए इसको, क्या लिखिए, मुखवाह के फर्श पर एक मोटी संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, जीभ कहते हैं। और जीभ पर छोटे 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 क्या होते हैं, डॉट होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, डॉट होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, अंकुर कहते हैं, जिसको स्वाद कलिया कहते हैं। क्या जीभ क्या है, मुखवाह के निचली फर्श पर एक मोटीदार मांसल परत होती है, जिसको क्या कहते हैं, जीभ कहते हैं। इसके फर्श पर, इसकी ऊपरी सतह पर क्या होते हैं, छोटे 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 अंकुर होते हैं। यहाँ पे छोटे 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 क्या है, अंकुर है, जिसको क्या करते हैं, स्वाद के लिए कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये खट्टा मीठा तीखा जितने भी तरह के स्वाद होते हैं, उसको पता लगाने का काम करती है कौन, जीभ। ये मुखवाह की निचली सतह पर मांसल संरचना है, जिस पर छोटे 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 अंकुर पाए जाते हैं, जिसको स्वाद कर क्या कहते हैं। इसका काम क्या है कि जब कोई भोजन करता है तो इसको पता लग जाता है कि ये तीखा है, ये मीठा है, ये खट्टा है, ये कड़वा है। इसका ये इसी स्वाद क्रिया के द्वारा पता लगता है, इसको क्या कहते हैं, स्वाद क्रिया। जिसको क्या कहते हैं, स्वाद क्रिया। इसी के द्वारा स्वाद का क्या होता है, पता लगता है। ये हो गया जीभ। अब पढ़ेंगे दांत। जीभ क्या करता है, भोजन को निगलने में मदद करता है। जीभ का काम क्या है कि ये भोजन को निगलने में मदद करता है। आइए जीभ हो गया, अब दांत देखते हैं। दांत क्या होता है, मुखवाह में ऊपरी और निचली परत पर क्या होता है, दांत स्थित होते हैं। ऊपरी परत और निचली परत पर क्या होता है, दांत स्थित होते हैं। ये जाए, और ये दांत स्थित होता है। दांत का भाग मतलब मान लेते हैं ये है दांत, ये है दांत। तो दांत का वैसा भाग जो मसूड़ों के अंदर धंसा है, मतलब ये वाला दांत का वैसा भाग जो मसूड़ों के अंदर धंसा है, जिसको क्या कहते हैं, इसको रूट कहते हैं, मतलब इसको जड़ कहते हैं। दांत का वैसा भाग जो मसूड़, ये क्या है, मसूड़ है, दांत का वैसा भाग जो मसूड़ों के नीचे होता है, उसको रूट कहा जाता है। और दांत का वैसा भाग जो मसूड़ों के ऊपर होता है, उसको क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। शिखर या शीर कहते हैं, शिखर या शीर कहते हैं। दांत का वैसा भाग जो मसूड़ों के अंदर है, उसको रूट कहते हैं या जड़ कहते हैं।
और दांत का वैसा भाग जो मसूड़ों से ऊपर है, जो दिखाई देता है, इसको शिखर या शिखर कहते हैं। दांत का वैसा भाग जो मसूड़ों पे है, मतलब ये एरिया है, उसको क्या कहते हैं? गर्दन कहते हैं, मतलब ग्रीवा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गर्दन या ग्रीवा। समझ के? दांत क्या हुआ? जीभ क्या हुआ कि जीभ मुख हुआ के निचली फर्श पर एक मांसल मोटी परत होती है, जिसके ऊपर एक छोटे 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 बहुत सारे अंकुर पाए जाते हैं, जिसको स्वाद कलिया कहते हैं। इसका काम ये है कि ये स्वाद को पता लगाने में मदद करते हैं। दूसरी काम ये है कि वो भोजन को पाच निकलने में मदद करता है, मतलब भोजन को अंदर डालने में ये जीभ मदद करता है। दांत क्या है? दांत का दांत दो मसूड़ों में क्या होता है? स्थित होता है, ऊपरी परत और निचली परत। दांत का वो भाग जो मसूड़ों के अंदर है, जिसको रूट कहते हैं। दांत का वो भाग जो दिखाई देता है, जिसको शिखर कहते हैं। दांत का वो भाग जो बीच में पाया जाता है, ये एरिया जहां से मसूड़ा बंद हो जाता है, जहां से दिखाई देना चालू करता है, उसको क्या कहते हैं? गर्दन या ग्रीवा कहते हैं। जीभ हो गया, दांत हो गया, मुंह गुहा हो गया। अब इसको नीचे करते हैं। अब हम जीभ दांत हो गया, मुंह गुहा हो गया। अब गर्दनी में आते हैं। गर्दनी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। एक बात और, दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दांत है 4 प्रकार के। एक होता है प्रीमोलर, एक होता है मोलर, एक होता है कैनाइन, और एक होता है इंसीजर। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। प्रीमोलर, मोलर, कैनाइन और इंसीजर। ये सबों का काम अलग अलग है। ये आपको 12th क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो दांत के लिए इतना ही जानिए कि दांत का वो भाग जो मसूड़ों के अंदर धंसा है, वो क्या है? वो उसको क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। जो ऊपर है, जो दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं? हेड कहते हैं, सिर या शिखर कहते हैं। और जो बीच में होता है, जिसको गर्दन कहते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, प्रीमोलर, मोलर, कैनाइन एंड इंसीजर। आइए आगे देखते हैं। अब ग्रसनी को जानने की कोशिश करते हैं। लार ग्रंथि। लार ग्रंथि का क्या काम है? ये जब भोजन करते हैं, मतलब चबाते हैं, तो उसमें लार, मतलब लार छोड़ता है, मतलब थूक देने का काम करता है। कौन? लार ग्रंथि। ये लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। लार ग्रंथि क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है सब मैंडिबुलर, एक होता है सब मैंडिबुलर, एक होता है सब मैंडिबुलर, एक होता है सब, एक होता है सब मैंडिबुलर, एक होता है सब लिंगुअल, और तीसरा होता है पैरोटीड। एक होता है सब मैंडिबुलर, दूसरा होता है सब लिंगुअल, और तीसरा होता है पैरोटीड। ये क्या करता है? एंजाइम देता है, लार देता है भोजन को, जिससे भोजन को पचाने में क्या होता है? आसानी होता है। लार ग्रंथि का यही काम है। अब है ग्रसनी। ग्रसनी ये क्या है? मुख गुहा का सबसे निचले भाग है। मुख गुहा की सबसे निचली, मतलब अंतिम पार्ट है। कौन है? ग्रसनी। मुख गुहा का सबसे लास्ट पार्ट है ग्रसनी। इसमें क्या होता है? 2 छिद्र होते हैं। ये जो कंठ के नीचे जो आपको कंठ के अंदर, मुंह के अंदर जो 2 छिद्र दिखाई देते हैं, ये यही होता है। ग्रसनी में क्या होता है? 2 छिद्र होता है। एक का नाम है कंठ द्वार, और दूसरे का नाम है निगल द्वार। कंठ द्वार का क्या काम है? कंठ द्वार जब हम भोजन करते हैं, और एक उसमें एक ये बिल्ली जैसे लटकती हुई एक संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस कहते हैं, जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। मुंह के अंदर एक छिद्र पर
ऐसी ऐसी लटकती हुई झिल्ली पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। इसका काम क्या है, जब हम भोजन करते हैं तो वो निगल द्वार, जब भोजन करते हैं तो कंठ द्वार को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे भोजन सांस नली में नहीं जा पाती है। और जब सांस लेते हैं तो क्या करता है, इसको खोल, कंठ द्वार को खोल देता है, निगल, जब सांस लेते हैं तो निगल द्वार को बंद कर देते हैं, जिससे हवा क्या है, ग्रास नली में नहीं जाती। एपिग्लोटिस का काम है, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के दौरान क्या होता है कि जब भोजन करते हैं तो ये कंठ द्वार को बंद करके निगल द्वार को चालू कर देता है, जिससे भोजन कंठ द्वार में नहीं जाता है। और क्या होता है, जब सांस लेता है तो निगल द्वार को बंद करके कंठ द्वार को चालू कर देता है, जिससे सांस क्या है, हवा क्या है, निगल द्वार में, कंठ द्वार, निगल द्वार में नहीं जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आदमी खाते खाते छींकने लगता है, मतलब छींक आ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एपिग्लोटिस है, ये काम करना बंद हो जाता है। जब वो खाते रहेगा बंदा, तो ये क्या होता है, ये भूल जाता है कि उसका काम क्या है। तो क्या करता है कि भोजन जब अंदर निकलने वाला रहता है, तो ये क्या करता है, कंठ द्वार को बंद करना भूल जाता है, जिससे भोजन निगल द्वार में तो गया साथ में कंठ द्वार में गया, इसलिए अचानक छींक आता है, और जो चावल गया है, दाल गया है, जो नाक से, मुंह से निकल जाता है। इसके कारण होता है, किसके कारण, एपिग्लोटिस के कारण। तो ग्रसनी ये हो गया। अब आगे है इसका अगला भाग है, जिसे ग्रास नली कहा जाता है। ये जो भाग है, ये जो कंठ के नीचे वाला भाग है, जिसको क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। क्या, ग्रास नली, इसको ग्रास नली कहते हैं। ये निगल, कंठ द्वार के बाद ये चालू होता है। कौन, निगल द्वार के बाद ये चालू होता है, ग्रास नली चालू हो जाता है। यहाँ से निगल, यहाँ पे क्या है, दो छिद्र होते हैं। यहाँ पे एक लटकती हुई संरचना पाई जाती है, जिसको एपोग्लोटिस कहते हैं, एपिग्लोटिस। ये जब भोजन करता है तो इसको कंठ द्वार को बंद कर देता है, निगल द्वार से भोजन अंदर चली जाती है, ग्रास नली में चली जाती है। और जब भोजन सांस लेते हैं तो ये क्या करता है, उसको बंद करके कंठ द्वार को चालू कर देता है, जिससे हवा उसमें चली जाती है, श्वास नली में। अब आगे ये पढ़ लिए, मुख द्वार, मुख गुहा पढ़ लिए, जीभ पढ़ लिए, दांत पढ़ लिए, और उसके बाद क्या पढ़े, लार ग्रंथि पढ़ लिए, 3 प्रकार के होते हैं। ये हो गया ग्रसनली, ग्रसनली, ये मुख गुहा का सबसे लास्ट पार्ट है, ग्रसनी। अब पढ़ते हैं ग्रास नली। आइए देखते हैं ग्रास नली। ग्रास नली, ग्रास नली में क्या होता है, जब भोजन को जब चबाते हैं, भोजन जब चबाते हैं तो उसमें बहुत तरह के क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, बहुत तरह के मतलब क्या होता है, लार मिल जाता है, जो थोड़ा सा क्या होता है, काइम टाइप की हो जाती है, मतलब अपचे की तरह लगती रहती है। ये भोजन लस्सेदार भोजन हो जाते हैं, जो ग्रास नली में जाते हैं। ग्रास नली में जाते ही यहाँ कर्मांकुंचन होता है, मतलब पेरिस्टालसिस मूवमेंट चालू हो जाता है, जिसमें क्या होता है, भोजन कर्मांकुंचन ऐसे खुलता है, दबता है, खुलता, मतलब ये मान लीजिए ग्रास नली है, तो भोजन जब जाएगा तो वहां पे, जहाँ मान लीजिए भोजन यहाँ पे है अभी, तो उसको दबाएंगे, ये नीचे जाएगा, फिर ये खुल जाएगा, फिर भोजन यहाँ आ जाएगा, फिर इसको दबाएंगे, मतलब इसको क्या कहता है, शिथिलन, और क्या होता है, उसको शिथिलन होता है, और संकुचन होता है। संकुचन मतलब पूछ देता है, मतलब दबा देता है, तो जिससे भोजन क्या होता है, ग्रास नली से स्टोमक की ओर बढ़ने लगती है। इसका काम है, शिथिलन होता है और संकुचन होता है, जिसको क्या कहते हैं, हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग देखते रहिए दिव्या इंस्टीट्यूट।